हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे देवी और सज्जनों, आपका आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जापान में रहते हैं, जो इंडियन कम्युनिटी जापान में रहती है, या जो इंडियन कम्युनिटी इंडिया से है और वो जापान में आना चाहती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वारंटाइन के बारे में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जापान में आने के लिए। फॉर एग्जांपल RT-PCR या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो जैसा कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ फेसबुक पे। उसमें काफ़ी लोगों में डाउट्स हैं और कई सवाल हैं जिसको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो सबसे पहला सवाल है, इस समय क्या जापान में एंट्री अलाउड है इंडियंस की या नहीं। सॉरी, लेकिन इस समय जापान में एंट्री अलाउड है जिनके पास वैलिड वीज़ा है कंपनी की तरफ से, या वो जापानीज डिपेंडेंट हैं। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये मैं सिर्फ लोगों को हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों पे ना जाकर एक बार डबल चेक कीजिएगा वेबसाइट्स पे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि आप कोई क्लेम ना कर सके कि मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं तो ये वीडियो जनहित के लिए बना रहा हूँ कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आम क्वेश्चन से लिए जो सबके मन में आते हैं, जो इंडिया से जापान आते हैं लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वारंटाइन की क्या सिचुएशन चल रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हमारे यहाँ संडे का दिन है और तारीख है 27। शायद ये वीडियो 28 या 29 को अपलोड हो, लेकिन जो भी आज की डेट में इंफॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज है तारीख 27, दिन है इतवार और रात के बजे हैं 8:30 जापान टाइम के। तो चलिए करते हैं कुछ नॉर्मल बातों से शुरू। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी अभी जापान में कुछ दिन पहले ही एंटर किया हूँ इंडिया से। तो मेरी इंडिया से फ्लाइट 11 मार्च की थी। तो जब मैं 11 मार्च को जापान में नारिता में लैंड किया था तो रूल्स थोड़े अलग थे। उस समय इंडिया रिस्ट्रिक्शन कंट्रीज में आता था, जिसका मतलब है कि अगर आपके 2 वैक्सीनेशन लगे हैं और आप चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव आए नारिता या हानेदा में टेस्ट करने के बाद, फिर भी आपको 3 दिन के लिए क्वारंटाइन जरूरी था होटल में। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ है वेबसाइट के मुताबिक, उसमें 17 मार्च यानी कि करीबन एक हफ्ता पहले से इंडिया को लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी कि अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपको होटल क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे आप पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, डिपेंडिंग पॉलिसी के हिसाब से आपको होम क्वारंटाइन करना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स अगर आपकी रिजल्ट पॉजिटिव आती है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा किसी जापान की गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होटल में। और कई लोगों का डाउट था होटल के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप पॉजिटिव टेस्ट करते हैं जापान में एंटर करने के बाद, और आपको अगर 3 दिन के लिए या उससे ज़्यादा क्वारंटाइन करना पड़ता है, तो उसका सब खर्चा जापानीज गवर्नमेंट उठाएगी।
आप अपना होटल नहीं चूज कर सकते, लेकिन जापान की गवर्नमेंट आपको किसी अच्छे होटल में जरूर रखेगी। आपका रहने का, खाने का सब खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी 3 दिन की क्वारंटाइन होगी और तीसरे दिन आपका दोबारा से पीसीआर टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ RT-PCR नहीं, PCR टेस्ट लिया जाता है, जो कि सलाइवा टेस्ट होता है, जो कि इतना दर्दनाक नहीं होता, क्योंकि मैंने इंडिया में RT-PCR दिया था। वो नाक में स्वैप करते हैं, जो काफ़ी दुखता है। यहाँ सिर्फ आपको सलाइवा यानी थूक देना होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और अगर नारिता में लैंड करते हैं, जैसा कि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं इंडियन एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल किया था। तो मेरी फ्लाइट नारिता में सुबह 8:30 बजे लैंड हो गई थी, लेकिन सुबह के 8:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक मैं एयरपोर्ट में ही स्टक था। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही आप नारिता में लैंड करेंगे वो आपको एक अलग क्यू में बिठा देंगे। करीबन 1 घंटा वेटिंग टाइम होगा। उसके बाद आपको वो कुछ फॉर्म देंगे जो आपको भरने होंगे। उसमें प्लेज फॉर्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा और कुछ अलग फॉर्मेलिटीज होंगी जो आपको फिल करनी होंगी, जिसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो करीबन 1 घंटा वेट के बाद, फॉर्म भरने के बाद वो हमें दूसरे सेक्शन में ले गए। जब आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपका PCR टेस्ट होगा, वो आपका सैंपल लेंगे। लेकिन बात यही नहीं ख़त्म होती। जब आपका वो सैंपल लेंगे, करीबन 3 घंटे के बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तब तक आपको एक लॉबी में वेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा समय है वेट करने का, खास करके जब आप दूसरी कंट्री के फ्लाई करके आते हैं और आपको जेट लैग होता है, काफ़ी थकान होती है। लेकिन जापानीज लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो आपको ये फ्री में खाने के लिए कुछ स्नैक्स देंगे। और बात की जाए स्नैक्स की, खास करके इंडियन लोगों की, प्लीज़ कुछ भी इंडियन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। वो ज़्यादातर आपको ओनिगिरी देंगे, जो कि एक राइस बॉल होती है और ज़्यादातर वो नॉन वेजिटेरियन होती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया से कुछ ना कुछ सामान पैक करके लाइए। पैक्ड फूड कुछ भी हो सकता है, भुजिया या व्हाटएवर यू लाइक। और वो आपको ड्रिंक्स भी प्रोवाइड करेंगे। ड्रिंक्स में सिर्फ आपको नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स दी जाएंगी, जूस या ग्रीन टी। तो अगर आप कुछ खास पसंद करते हैं तो प्लीज़ इंडिया से ही पैक करके लाएं। वैसे आपको वहाँ वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगी जो काफ़ी मददगार हैं, क्योंकि आप वहाँ से हॉट टी, कोल्ड टी या कुछ अलग ड्रिंक्स ले सकते हैं। लेकिन फिर से कह सकूं कि आपको अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं मिलेंगी। और जैसा कि आप वेट कर रहे होंगे, वो आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर लगा देंगे। तो प्लीज़ जो स्टिकर होगा उसमें ज़्यादातर, अगर मेरे को गलती नहीं हो रही, 3 या 7 डिजिट के नंबर्स होते हैं। तो आपने पहले डिजिट्स के बारे में ध्यान नहीं देना है। बीच में एक हाइफन होगा, आपको सिर्फ फोकस करना है लास्ट 3 डिजिट्स में, जो कि आपका मेन नंबर होगा। तो वो फ़ोन पे अनाउंसमेंट करेंगे जैसे जैसे ही लिस्ट आगे बढ़ेगी। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपको एक अलग काउंटर पे जाना पड़ेगा। वहाँ चेक करेंगे कि क्या आपका नंबर बोला गया है या नहीं। और अगर आपका नंबर बोला गया है, उसके बाद ही वो आपको अगली डेजिग्नेशन तक जाने देंगे। अगली डेजिग्नेशन एयरपोर्ट के बाहर नहीं,
लेकिन वो लास्ट पॉइंट है एयरपोर्ट का। वहाँ से आपके लिए अलग अलग बसेस खड़ी होंगी जो आपको डिपेंडिंग कि आपका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से आपको अलग अलग होटल में लेके जाएंगे। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो करंट रूल्स है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 17 मार्च के बाद अगर आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन प्लीज़, एक वेबसाइट है माई SOS ऐप, अगर आप वो डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, गूगल में भी मिल जाएगी एंड्रॉयड के लिए, और आपको iOS आईफोन के लिए भी मिल जाएगी। वो फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन है। अगर उसमें आप अपना डेटा और सब इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो शायद आपका वेटिंग पीरियड 3 घंटे से कम होकर 1 घंटा हो जाएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फिल योर प्लेज फॉर्म, बहुत ज़रूरी है। और जब आप माई SOS एप्लीकेशन में अपने आप डेटा डाल देते हैं, लास्ट में एक ऑप्शन आएगी क्रिएट माई QR कोड। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एक यूनिक QR कोड दिया जाएगा जो आप संभाल के रखें। कई लोगों के पास इंडिया का इंटरनेट कनेक्शन होता है, जब वो जापान में आते हैं उनके फ़ोन या नेटवर्क काम नहीं करता, तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर करें वो आपसे पूछेंगे, प्लीज़ उनको अपना QR कोड दिखा दीजिए, चाहे वो फोटो के रूप में हो या किसी तरह। और दूसरी बात, डिपेंड करता है आप किस कंट्री से आ रहे हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ की लिमिट है कि जो आपकी PCR या RT-PCR रिपोर्ट है वो विद इन 72 आवर, मतलब कि 72 घंटे के अंदर होनी चाहिए। लेकिन कई कंट्रियों के लिए जापानीज गवर्नमेंट डिमांड करती है कि वो 48 आवर्स के बीच होनी चाहिए, यानी 48 घंटे के अंदर। और जैसे कि 17 मार्च के बाद की बात की जाए, अगर आप जापान में पहुंचते हैं, इस समय कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। अगर आप नारिता हानेदा में लैंड करते हैं और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, PCR रिपोर्ट नॉट RT-PCR, तो आप फ्री हैं एयरपोर्ट के बाहर जाने के लिए। लेकिन आपके सामने फिर कंडीशन होगी, सिर्फ आप 24 घंटे के अंदर ही पर्सनली ट्रैवल कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, या आपका कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर आपको पिक करने आ रहा है। अगर एयरपोर्ट के अराइवल के 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाते हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अलाउड करने की अनुमति नहीं है। और एक बात और ध्यान रखनी होगी कि आपको एयरपोर्ट से अपने घर तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही चूज करना पड़ेगा, आप घूम के नहीं जा सकते। ये एक जापानीज गवर्नमेंट की कंडीशन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उनको कैसा पता लगेगा कि हम कहाँ से गए। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर करेंगे, ये एक कंपलसरी ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें आपको लोकेशन सर्विसेज एक्टिव करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट छोड़ेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक कर सकती हैं अगले 7 दिन या 10 दिन के लिए। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो कम से कम आपको 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए। अगर 3 लगी हैं तो कोई परेशानी नहीं। अगर आपको 2 वैक्सीन लगी हैं, इस समय होटल क्वारंटाइन कंपलसरी नहीं है 17 मार्च के बाद, फिर से याद करा दूं। लेकिन आपको शायद नहीं, डिपेंडिंग ऑन द केस, 3 दिन या 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और अगर आप वो 7 दिन का समय कम करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम टाइम 3 दिन बिताने होंगे घर में।
और जैसे ही आपके 3 दिन पूरे हो जाए, आपको कोविड टेस्ट लेना होगा जापान के अंदर, और अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद क्वारंटाइन की कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि अगर आप मान लीजिए आज 27 तारीख है, अगर आप जापान में 27 को लैंड करते हैं तो आपका पहला दिन 27 को नहीं, अगले दिन से काउंट होगा। यानी 28 को पहला दिन, 29 को दूसरा दिन, 30 को तीसरा दिन। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और मेरे कई फ्रेंड्स और पूछने वालों ने ये सवाल पूछा, अगर हम होटल में क्वारंटाइन होते हैं, भगवान ना चाहे अगर आप पॉजिटिव आ गए और आपको होटल में क्वारंटाइन करना पड़ा, तो ऑफ कोर्स जापान की गवर्नमेंट आपके रहने और खाने का सब खर्चा उठाएगी। खास करके वेजिटेरियन लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है, जैसे ही आप क्वारंटाइन होटल में आएंगे उससे पहले एयरपोर्ट पे वो आपसे पूछेंगे आपको कौन सा खाना पसंद है, क्या आपकी कोई फूड रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या आपको कोई एलर्जी है, क्या आप हलाल खाना पसंद करते हैं, क्या आप वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। वह आपसे ये भी पूछेंगे आपको स्मोकिंग रूम चाहिए या नॉन स्मोकिंग रूम चाहिए। तो प्लीज क्लियरली मेंशन कीजिएगा आप कैसा खाना पसंद करते हैं और आपको किस टाइप का रूम चाहिए। बात रही खाने की, तो जापान में जब आप क्वारंटाइन करेंगे आपको जापानीज खाना ही सर्व किया जाएगा। बहुत रेयर केस हैं, कुछ ब्रेकफास्ट की डिशेस या लंच में आपको कॉन्टिनेंटल खाना मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी मैंने पोस्ट देखी हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जहां इंडियन लोग कंप्लेन करते हैं कि खाना ठंडा है या हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर आप जापान में काफ़ी समय से रहते हैं और आपको जापान के खाने का पता है, तो यहाँ जो लंच बॉक्स होते हैं उसे बेंतो कहा जाता है, और ज़्यादातर उसमें ऐसी चीज़ें सर्व की जाती हैं जो कि काफ़ी ठंडी होती हैं, चाहे उसमें मीट हो चाहे सब्जी हो। ये जापान का स्टाइल है। ये सिर्फ क्वारंटाइन की नहीं, अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं तो आपको ऐसा ही लंच बॉक्स मिलेगा। और इंडियन लोगों के लिए जो ये खाना नहीं पसंद करते उनके लिए ऑप्शन है, आप उबर ईट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप रेस्टोरेंट में चेक इन करेंगे वो आपको एक मैनुअल देंगे, उसमें सारी डिटेल बताई होगी कि अगर आपने बाहर से खाना ऑर्डर करना है तो आपको अपना रूम नंबर, अपना नाम, सब कुछ मेंशन करना होगा एड्रेस में। और जब आप ऑर्डर करें उससे आधे घंटे पहले आपको हेल्प डेस्क में फ़ोन करके बताना होगा कि मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है, तभी वो आपके रूम तक प्रोवाइड करेंगे। तो इंडियन खाने की अगर आपको लालसा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। टोक्यो, नारिता, कहीं भी हैं आसपास काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो वो आप उबर ईट से ऑर्डर कर सकते हैं। खाने के अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आपको शैम्पू चाहिए या साबुन चाहिए, चिप्स चाहिए या कुछ भी एवरीडे लाइफ की आइटम चाहिए, तो एक वेबसाइट है, उसे ध्यान से याद रखिएगा, उसका नाम है quickget.jp। उससे आप अलग अलग चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर चिप्स खाना पसंद करते हैं या आपको नूडल्स चाहिए या कुछ भी पैक्ड फूड चाहिए, आप इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। उबर की तरह वो आपको 30 मिनट में होटल में डिलीवर करेगा, लेकिन आप अल्कोहल ऑर्डर नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस आप अल्कोहल नहीं ऑर्डर कर सकते, आप कोई शार्प चीज़ें नहीं ऑर्डर कर सकते, जैसे कि शेविंग ब्लेड्स या रेजर। इसके अलावा मोस्टली थिंग्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि आपने ऑर्डर कर दिया, होटल वालों को नहीं पता लगेगा। होटल वाले
डिलीवर करने से पहले आपका सामान चेक करेंगे। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है, कई लोग मीठा खाना पसंद करते हैं या कुछ भी इंडियन स्नैक्स, उनको यहाँ क्रेविंग आती है, तो प्लीज़ इंडिया से पैक करके लाइएगा। और दूसरी बात, जैसे ही आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं तो आपको RT-PCR मोफा फॉर्मेट में होनी बहुत ज़रूरी है। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादा कंपनीज के नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको कंपनियों के नाम मिल जाएंगे। लोगों में काफ़ी डाउट्स है कि क्या है मोफा फॉर्मेट। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी रिपोर्ट इंग्लिश में है और उसमें आपका पासपोर्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो एक्सेप्टेबल है। तो प्लीज़ इस बात की चिंता मत कीजिएगा। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि रूल डिपेंड करते हैं आप किस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने जापान एयरलाइन से ट्रैवल किया था और इंडियन एयरलाइन से ट्रैवल किया था, दोनों की पॉलिसीज काफ़ी अलग हैं। इंडियन एयरलाइंस वाले ज़्यादातर आपकी सिर्फ पासपोर्ट डिटेल्स देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ मिलाएंगे। जापानीज एयरलाइंस वाले भी यही कुछ देखेंगे। और प्लीज़, अगर आप जापान से इंडिया जा रहे हैं तो आपको कुछ सर्टिफिकेट काफ़ी ज़रूरी हैं। पहला सर्टिफिकेट है सिटी ऑफिस से आपको लेना होगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि आपको 2 वैक्सीनेशंस या अगर आपको 3 लगी हैं वो लिखा होना चाहिए। और उसमें भी आपको पासपोर्ट डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ काफ़ी ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट कैसे आप ले सकते हैं, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने वार्ड में जाके जो आपकी वैक्सीनेशन लगी थी उसके कूपन लेके जाइए, वहाँ दिखाइए, और वो आपको एक फॉर्म देंगे भरने के लिए। जब आप वो फॉर्म भरेंगे, बाय पोस्ट आपको रिपोर्ट भेजी जाएगी, यानी कि सर्टिफिकेशन, जिसमें कम से कम 2 या 3 दिन लग सकते हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। जब मेरे को इस इंफॉर्मेशन का नहीं पता था, जब मैं फ्लाई करने वाला था, सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन सिटी ऑफिस के पीपल काफ़ी हेल्पफुल थे। मैंने सिर्फ 300 येन यानी कि इंडिया के 150 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे एक्सप्रेस मेल के लिए, और मेरे को सर्टिफिकेट 1 दिन में मिल गया था। लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, कम से कम 4 या 5 दिन पहले अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरा तरीका है ऑनलाइन, आप अपने मोबाइल फ़ोन से सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। प्लीज़ सिटी ऑफिस में जाइए और अप्लाई कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जापान की एंट्री, RT-PCR या फिर क्वारंटाइन के बारे में, प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा। जितनी जानकारी हो सकी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और कई लोगों ने पूछा था क्या जापान में डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस ऑफ जापान की एंट्री शुरू हो गई है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उस टॉपिक पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपके क्वारंटाइन, RT-PCR और एयरपोर्ट में अलग अलग प्रोसीजर के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की। तो आज की वीडियो इतनी ही है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इजाज़त दीजिएगा। गुड बाय, सायोनारा।